नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का इस सामाजिक अध्ययन के दूसरे लेक्चर वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं हम लगातार शॉर्ट नोट्स वीडियो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से एक बेहतर प्रयास हम जारी किए हैं कि हो सकता है कि आपका अगर रिवीजन हो जाए तो बेहतर है। और आप वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं कि मैं किसी भी चैप्टर को कंप्लीट ख़त्म करने के बजाय उसका शॉर्ट रिवीजन कराने में ज़्यादा मतलब कि रखता हूं कि आप सभी लोग बेहतर कर पाएँ इस क्षेत्र में। ज़रूरत आपको ये है कि आप इन चीज़ों को कैसे कवर अप कर लेते हैं। पूरे के पूरे वीडियो में हमारा यही प्रयास रहता है और आगामी आपके परीक्षा तक यही प्रयास रहेगा कि आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको देने का प्रयास करता रहूँगा। और आपको मैं बता दूं, ये सभी पीडीएफ आपको जो है नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां से आप जो है चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए, आपको इतिहास का वीडियो दिया जा चुका है। यह वीडियो जो है पूरे के पूरे भूगोल का है। इत्मीनान से पूरा वीडियो देखना है, 24 घंटे के बाद आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं मित्रों सौरमंडल की। सूर्य जो है 8 ग्रह है। इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह पुच्छल तारा के समूह को सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सौरमंडल किसे कहते हैं, तो संपूर्ण सौरमंडल में जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं सामूहिक रूप से उसे सौरमंडल कहा जाता है। सौर परिवार का जो मुखिया है, प्रधान जी है, वो कौन है? सूर्य है, अर्थात मालिक कौन है? सूर्य। अब सूर्य के बारे में कुछ जानकारी है जो आप ले लीजिए। सौरमंडल के केंद्र में गर्म गैसों का तारा है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस मुख्य रूप से पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम गैस। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 घंटा 19 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से दूरी के अनुसार बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह कैसे हैं उसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? बुध है, तब शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तब मंगल है, तब बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, इसका जो है इंग्लिश में भी नाम होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। इसे क्या कहेंगे देख लीजिएगा, क्योंकि नेपच्यून इसे कहते हैं, इसे जो है वीनस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? शनि को क्या बोलते हैं? आप लोग बताइएगा क्या लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है इनके उपग्रहों की संख्या बताई गई है। अच्छा, पर्यावरण का एक वीडियो मैंने लिया था सौरमंडल। सौरमंडल अगर आपको पढ़ना है तो पर्यावरण के प्लेलिस्ट में जाइए, सौरमंडल का वो स्पेशल वीडियो देख लीजिए। हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया। इसमें डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे किसी चीज़ की। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0 होती है, इसका रंग भूरा होता है। इसकी भी उपग्रहों की संख्या, शुक्र के भी उपग्रहों की संख्या 0 है, इसका हल्का पीला है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, नीला हरा है इसका। मंगल के 2 उपग्रह हैं, लाल भूरा है। फोबोस और डीमोस जो है शायद इसी के उपग्रह हैं, आप देख लीजिएगा। बृहस्पति के 69 उपग्रह हैं, गुलाबी रंग की सफ़ेद पट्टी पाई जाती है। शनि के 62 उपग्रह हैं, वीनस के 27 उपग्रह हैं और इसके नेपच्यून के 14। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा उपग्रह शायद इस समय जो है शनि के हैं, लेकिन जब यह कंटेंट जब का लिया गया है तब के बृहस्पति के हैं। आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इस बृहस्पति और शनि में जो है खोज होती रहती है और लगातार आगे पीछे का क्रम चलता रहता है। शुक्र और अरुण को छोड़ करके शेष सभी ग्रह सूर्य की विपरीत दिशा में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की विपरीत दिशा में अर्थात कैसे करते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना। अब आप समझ सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। घड़ी की सुई कैसे चलती? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में शुक्र और अरुण को छोड़ करके सारे ग्रह जो है अपना परिक्रमा करते हैं, और या यूं कहें तो पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पृथ्वी के बारे में बात करें, सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। ध्रुवों पर चपटी है और मध्य में जो है उभार के कारण इसे भूआभ कहते हैं। ध्रुवों पर यह चपटी हुई और मध्य में उभरी हुई है। जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण इसे हरित ग्रह बोला जाता है। जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह बोला जाता है। बस इतना ही चीज़ें आपको जानना है। उपग्रह के बारे में ध्यान रखिएगा। उपग्रह कौन कौन से हैं? कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें उपग्रह करते हैं। जैसे चंद्रमा, जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो ग्रह होते हैं, जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह होते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की बात की जाए तो मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य असंख्य छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें जो है क्षुद्र ग्रह बोला जाता है।
पहले कौन सा है? बुध है, तब शुक्र है, तब पृथ्वी है, तब मंगल है, तब बृहस्पति है। इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में ढेर सारे जो है ग्रह, छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं। उन्हें ग्रहों की श्रेणी में नहीं लिया गया है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का पिंड क्या होता है मित्रों? ध्यान रखिएगा, इसे उल्काश में भी बोला जाता है। उल्का पिंड को धूल एवं गैस से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जलने लगते हैं। इसे टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं। ठीक है, मैं छोटा कर लेता हूँ उसे क्योंकि ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए। प्रायः मंडल में जलकर समाप्त हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म बोलते हैं। कभी कभी यह पूरा नहीं जलते और पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उल्कापिंड क्या होता है? धूल एवं गैसों से निर्मित छोटे छोटे अंतरिक्ष के कण होते हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इसमें आग लग जाती है। पुच्छल तारे किसे बोलते हैं? यह चट्टान, धूल, बर्फ और गैस से बनी आकाशीय पिंड है। जब ये घूमते घूमते सूर्य के पास आ जाते हैं तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और ये पुंज के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, पुच्छल तारे वही होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आप समझा नहीं रहे, समझाने की इस समय जो है टाइम नहीं है, आपको समझाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल पढ़ना है, ईमानदारी से PDF को एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कुइपर मेखला क्या होता है? यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तस्तरी के आकार का एक विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड होते हैं जो बर्फ से बने होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यम को जो है पहले जो है 9 उपग्रह होते थे, लेकिन यम जो आखिरी उपग्रह था अगस्त 2006 में, 9वें ग्रह को 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की श्रेणी से हटा करके 52वें ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, चलिए। ब्रह्मांड में आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैला हुआ सफ़ेद पट्टी, जिसे करोड़ों तारे होते हैं, इसी पट्टी को आकाश गंगा बोलते हैं। हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी कहलाती है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया आकाश गंगा क्या होती है? तो आकाश गंगा आकाश एक ओर से दूसरे ओर तक फैली हुई सफ़ेद पट्टी होती है, जिसमें करोड़ों तारे होते हैं, वही तो आकाश गंगा कहलाती है। ऊपर आप आसमान पे देख करके वही आकाश गंगा होती है ना। आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक, चलिए। अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ग्लोब पर जो है एक इस तरीके से रेखाएं पाई जाती है, एक इस तरीके से रेखाएं पाई जाती हैं, उसी की बात हम करते हैं। नॉर्मली आप देखिएगा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा तथा विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा एक काल्पनिक रेखा है। सभी काल्पनिक रेखाएं, ऐसा नहीं है कि कोई खींचा गया है इस पृथ्वी पर। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कौन? भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को अक्षांश बोला जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त बोला जाता है। ये वृत्त आपस में समांतर होते हैं, इसे समांतर रेखाएं भी बोला जाता है। इस तरीके से होता है, इस तरीके से, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। भूमध्य रेखा को शून्य अंश अक्षांश बोला जाता है। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा बनाया गया, इसे शून्य अंश अक्षांश बोला जाता है। कर्क रेखा जो है भारत से होकर गुजरती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा कौन सा होता है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा बोलते हैं। ऊपर जो है कर्क रेखा उत्तर की साइड, दक्षिण की साइड मकर रेखा होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखावृत्त बोलते हैं, और 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखावृत्त बोलते हैं। ठीक है, चलिए। अक्षांश के बारे में जो नॉर्मल जानकारी थी यही थी। ग्लोब पर जो इस तरीके की रेखाएं होती है अक्षांश होती है, जो इस तरीके से रेखाएं होती है उसे क्या होती है? देशांतर। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा बोला जाता है। ये आपस में बराबर होती हैं, इनका गणना करना कठिन है, अतः सर्वसम्मति से ग्रीनविच वेधशाला लंदन से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 अंश देशांतर या प्रधान यामनोत्तर रेखा मान लिया गया है। इसे ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर मानक मध्याह्न रेखा भारतीय मानक रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइप। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? ध्यान रखिएगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर
भारत का मानक समय रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। जो भारतीय मानक समय रेखा होती है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे होती है। अर्थात अगर लंदन में जो है 12 बज के दोपहर 12 बजे होंगे तो भारत में उस समय 5:30 बज रहे होंगे। इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। बुध के बारे में, यह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह होता है। शुक्र के बारे में, पृथ्वी के निकटतम, सबसे समशीला, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का भाग, पृथ्वी की भगनी कौन कहलाता है? शुक्र। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। बस आपसे यही पूछा है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? दूसरा शनि। ठीक है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण। ठीक है, इस तरीके से। पृथ्वी की दैनिक गति को हम परिभ्रमण काल कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की दैनिक गति को परिक्रमण काल कहते हैं या परिभ्रमण काल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के दैनिक गति को परिभ्रमण काल बोला जाता है। ठीक है, वार्षिक गति को परिक्रमण काल बोला जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में जो है एक घूर्णन पूरा करती है पृथ्वी। इस समय अवधि को पृथ्वी दिवस बोला जाता है। दिन और रात इसी गति के कारण होता है। आपसे पूछा जाए कि दिन और रात किस गति के कारण होता है, तो परिभ्रमण की वजह से जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जो वृत्त दिन और रात को विभाजित करते हैं उसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्त वृत्त बोला जाता है। पृथ्वी की वार्षिक गति को हम परिक्रमण काल बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। परिक्रमण और परिभ्रमण काल बहुत ईमानदारी से आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर घूमने के साथ साथ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। 365 से ही 1/4 दिन सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। इसे जो है परिक्रमण गति कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यही 6 घंटा अतिरिक्त जो है 4 वर्ष बाद एक दिन बढ़ जाता है, जिसे लीप वर्ष बोला जाता है। अधिवर्ष में फरवरी 28 के बजाय 29 दिन की हो जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थात जो पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है वो 365 से 1/4 दिन का होता है। और यही जो है 1/4 दिन का मतलब कितना होता है? 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब क्या होता है? पौआ। आपको पौआ बता रहे हैं, मतलब एक पाव, एक सॉरी, आप समझ सकते हैं, कुछ यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं। 1/4 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा वो। ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी होने के कारण, परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? गर्मी से ठंडी, ठंडी से सर्दी, बरसात कैसे होता है? तो परिक्रमण काल की वजह से होता है, न कि परिभ्रमण काल की वजह से होता है। ठीक है। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निकट होती है। इसे जो है उपसौर बोला जाता है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। इसे जो है अपसौर बोला जाता है। सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम उपसौर बोलते हैं। और 4 जुलाई को क्या होता है? 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से काफ़ी दूर होती है। काफ़ी दूर का मतलब सब सर्वाधिक दूर होती है। इसे जो है अपसौर बोला जाता है। ठीक। सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊष्मा को क्या बोलते हैं? सूर्यातप बोलते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इसे सूर्य का उत्तरायण होना बोलते हैं। इसे हम ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं। ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसे हम मकर संक्रांति या शीत संक्रांति बोलते हैं। इसे हम सूर्य का दक्षिणायन भी बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर के भूमध्य रेखा पर सीधी चमकने के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगर आपने यूपी पेट का एग्जाम दिया होगा तो ये पूछा गया था वसंत विषुव कब पड़ता है? तो 21 मार्च को जो है वसंत विषुव पड़ता है और 23 सितंबर को शरद विषुव पड़ता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मानचित्रण के बारे में ध्यान रखिएगा। पृथ्वी या उसके किसी भाग को समान अनुपात में प्रदर्शन करना ही क्या कहलाता है? मानचित्रण कहलाता है। अर्थात पृथ्वी या पूरे पृथ्वी को जो है एक पेपर पर जो है दर्शा देना ही मानचित्र, दर्शा देना रेखाओं के माध्यम से, वही मानचित्रण होता है। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, भू राजस्व मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप, नदी, पहाड़, झील, समुद्र के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम भौतिक मानचित्र की संज्ञा देते हैं। राजनैतिक मानचित्र की बात की जाए मित्रों, तो मानचित्र में जब राज्य, नगर और गांव की चर्चा होने लगती है तो राजनैतिक मानचित्र होता है।
थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं कि सड़क, वर्षा और वन तथा अन्य उद्योगों की बात अगर उसमें कहा जाए तो थीमेटिक होता है। भू राजस्व की बात करें मित्रों, भूमि बंटवार, सिंचित क्षेत्र, इन सब की बात की जाए तो भू राजस्व मानचित्र होता है जो लेखपाल साहब प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए मानचित्र समझने के लिए दिशा, दूरी और प्रतीक के विषय में जानकारी जरूरी है। दिशा, दिक सूचक यंत्र, चुंबकीय सुई सदैव जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती है। अर्थात आपको मैं बता दूं कि मानचित्र को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है दिशा की ज्ञान होना। तो ध्यान रखिएगा, मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाहिने हाथ की तरफ पूर्व होता है, बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस वजह से मैं बता दिया। वैसे शायद आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी क्योंकि आप लोग समझदार बहुत हैं। ठीक है, हमें इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है बताने की, आप समझदार बहुत ज़्यादा हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों प्रतीक के बारे में। रेलवे लाइन कैसे होती है, इस तरीके से होती है। रेलवे लाइन 3 प्रकार की होती है, आप सभी लोग जानते हैं। बड़ी लाइन ऐसे होती है, मीटर लाइन ऐसे होती है, स्टेशन इस तरीके से होता है। सड़कों की बात की जाए, पक्की सड़कें ऐसी होती है, कच्ची सड़कें डाट डाट होती हैं, नदियाँ टेढ़े मेढ़े होती हैं, कुआं को इस तरीके से दर्शाया जाता है, तालाब को ऐसा दर्शाया जाता है, नहर को ऐसा दर्शाया जाता है, पुल को जो है इस तरीके से दर्शाया जाता है। कैसे, सॉरी, इस तरीके से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पुल आपसे पूछा जाएगा, और पक्की सड़क और कच्ची सड़क भी आपसे पूछा जा सकता है। फसल के बारे में ध्यान रखिएगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो वर्तमान के समय में जो आप फसलों को काट रहे हैं वो रबी की फसल है, जिसे हम नवंबर दिसंबर में बुआई करते हैं और मार्च अप्रैल में कटिया कर देते हैं, तो रबी की फसल होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये कभी क्या है, रबी की फसल है। खरीफ की फसल की बात की जाए मित्रों, खरीफ की फसल क्या होती है, इसे हम जो है कब बोते हैं, तो जून जुलाई में बोते हैं, अर्थात बरसात के महीनों में इसे बोते हैं और ठंडी के महीनों में काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर में काटते हैं। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अरहर की कटाई तो हम इस समय कर रहे हैं, लेकिन अरहर जो है खरीफ की फसल है, वीवीआई करके ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन अरहर से ही पूछा जाएगा। उड़द भी जो है कैसा है, खरीफ की फसल है। ठीक है, जायद की फसलों की बात करें मित्रों, जायद की फसल जो है हम मार्च अप्रैल में बोते हैं और इसे जो है जून जुलाई तक समाप्त कर देते हैं। तो वर्तमान के समय में सब्जी उब्जी का खेत अगर आपने लगाया होगा तो आप जानते हैं, जो भिंडी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी जो बोते हैं, ये जो है जायद की फसलें होती हैं। 2-3 महीने की खेती होती है, हम इसे जो है समाप्त कर लेते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, समस्त भूमंडल 4 परिमंडल में बांटा गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का ठोस भाग जहां मनुष्य रहते हैं उसे हम स्थल मंडल बोलते हैं, जल वाले भाग को जलमंडल, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु जो होती है उसे हम वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, और तीनों मंडल जहाँ पे मिलते हैं उसे हम जैवमंडल बोलते हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो है यूपी टेट पर स्पेशल के लिए पर्यावरण की क्लास लिया था, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा सौर मंडल में मैंने इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। पृथ्वी के केंद्र को हम क्रोड बोलते हैं, क्रोड के ऊपरी परत को मेंटल बोलते हैं, मेंटल के बाहरी परत को भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों परिमंडलों के नाम की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। लिथास का मतलब पत्थर होता है, एटमास का मतलब वाष्प होता है, ह्यूडर का मतलब पानी होता है, वायोस का मतलब जीव होता है। ठीक है, ये जो है कैसी भाषा है, ग्रीक भाषा है। चलिए आगे बात करते हैं महाद्वीप के बारे में। कुछ जानकारी आप महाद्वीप के बारे में भी ले लीजिए। क्या है जानकारी, कितने महाद्वीप हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी महाद्वीप में स्थित है, 8,848 मीटर। वर्तमान में लूसेंट टूसेंट में हर जगह 8,850 मीटर दिया गया है। दुनिया का छत जो है तिब्बत का पठार है, यह जो है इसी महाद्वीप में स्थित है। दुनिया का छत तिब्बत का पठार नहीं है, सॉरी, पामीर का पठार दुनिया की छत बोला जाता है ना। चलिए, न्यूजीलैंड की हिलेरी, भारत की तेंजिंग नॉर्गे ने 1953 में एवरेस्ट को फतह किया था, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अफ्रीका की बात की जाए मित्रों, अफ्रीका के बारे में सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, विश्व की विक्टोरिया जलप्रपात विश्व प्रसिद्ध अफ्रीका में ही स्थित है। अफ्रीका के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है, बस। दक्षिणी अमेरिका के बारे में, विश्व की अपवाह आयतन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी कहाँ स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में।
कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है ना। यहाँ पर देखिए 7 महाद्वीप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में बातचीत की गई है। एशिया 4.38, अफ्रीका 3.04, उत्तरी अमेरिका 2.45 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार एक नज़र मार लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों महासागर के बारे में। तो 5 महासागर हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर, है ना। सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, और इसमें ही जो है सबसे गहरा गर्त पाया जाता है, जिसे हम मारियाना गर्त बोलते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के बारे में जानकारी, आपको कुछ चीज़ें जानना होती है। भारत पूर्व से पश्चिम की तरफ 2933 किलोमीटर लंबा है, उत्तर से दक्षिण की तरफ 3214। भारत ऐसे है ना, इस तरीके से है। तो भारत जो है इधर साइड 2933 है और इधर जो है 3214 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है भारत का? ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है। भारत की मानक समय रेखा पहले ही मैंने चर्चा किया, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कि ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है। जो प्रयागराज वाले होंगे, नैनी अगर आप नैनी तो आपके पास में है, यमुना नदी के बड़का पुल्हा जो है नैनी में है, तो उसी के पास से जो है ये क्या बात है, कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 अंश मानक समय रेखा उसी से गुजरती है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल है। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। पूर्वी बिंदु जो है सरक्रीक है। पश्चिमी बिंदु जो है वलांगू है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे डिकोड किया है। उत्तरी बिंदु कौन सी? इंदिरा काल। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। पूर्वी बिंदु सरक्रीक। पश्चिमी बिंदु वलांगू। भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो मित्रों, भारत के पड़ोसी देश म्यांमार है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत के बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे कम स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में जानकारी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर का पर्वतीय भाग, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री श्रेणी, हिमाचल श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ये जो है बस इतना आप ध्यान रखिए। भारत का भौतिक स्वरूप में उत्तर में क्या है? पर्वतीय भाग है। उसके बाद कौन सा है? पर्वतीय भाग मतलब हिमालय पर्वत के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मैदानी भाग है। ये जो है भाबर व तराई का क्षेत्र बोलते हैं। उपजाऊ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। सिंधु नदी तंत्र यहीं पर है। गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र उत्तर का मैदानी भाग में है। उसके बाद थोड़ा सा आप राजस्थान टाइप में आएंगे, थार का मरुस्थल है, वहाँ पर भारत का पश्चिमी क्षेत्र बोला जाता है। उसके बाद कौन सा है? दक्षिण का पठार है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार, ये सभी क्या हैं? पठारों की श्रेणी में आते हैं। तटीय मैदान एवं द्वीप समूह के बारे में जानकारी आप ध्यान रखिएगा। तटीय मैदान व द्वीप समूह, सुंदरवन डेल्टा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी क्या हैं? तटीय मैदान और द्वीप समूह में आते हैं। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बना हुआ है। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है ना, बांग्लादेश में है शायद। आप बताइएगा, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में है। पश्चिमी घाट को जो है क्या कहा जाता है? सह्याद्री बोला जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट जो है कटा छटा है, लेकिन पश्चिमी घाट कटा छटा नहीं है। मानसून को जो है अरबी भाषा में मौसम कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग पहले जो है पुस्तक का अध्ययन जरूर किए होंगे। ये 60 नोट्स इस वजह से दिया जा रहा है। आप पूरे के पूरे PDF को, पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार कवरअप कर ले। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको रिवीजन कराने के उद्देश्य से ये चीज़ें दे रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे यार आप समझाते नहीं हो, समझाने का कोई मौका नहीं है। अगर आप समझना चाहते हैं तो आप पर्यावरण की वीडियो से जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे वहाँ से निकाल के देखिए। और उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि यार अपना समय जो है ना, आप अपना समय ऑनलाइन मत खर्च करिए। वैसे आप जानकार ज़्यादा हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नासा का फुल फॉर्म पूछा जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका गठन कब हुआ? 19 जुलाई 1998 को पूर्व संस्था NCA के स्थान पर इसका गठन किया गया। NCA क्या नाम है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स। आइजनहावर राष्ट्रपति जो कहाँ के थे? अमेरिका के। इनके द्वारा जो है 29 जुलाई 1958 को जो है इसकी स्थापना होती है। 1 अक्टूबर 1958 को इसका परिचालन शुरू होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी संस्था ये है। ठीक है,
चलिए, फरवरी 2006 का लक्ष्य वाक्य क्या था? भविष्य में अंतरिक्ष में अन्वेषण, वैज्ञानिक खोज और एरोनॉटिक्स को बढ़ावा देना। यह जो है नासा का टैग वाक्य है, लक्ष्य वाक्य है। 14 सितंबर 2011 को नए स्पेस लॉन्च सिस्टम को डिजाइन किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इसरो के बारे में बात की जाए मित्रों, इंडियन सैटेलाइट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपके चैप्टर में है, आपके सिलेबस में यही दो है, नासा है, इसरो है, ठीक है। यही दो से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को होती है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो मित्रों, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है सोमनाथ जी हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कौन है? सोमनाथ। अंतरिक्ष आयोग एवं विभाग का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था। आपसे बात करें 21 नवंबर 1963 को देश का पहला रॉकेट नाइक एपाश अमेरिका निर्मित थुम्बा रेखी रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र से प्रस्थापित किया गया था। सबसे पहला भारतीय उपग्रह जिसका नाम था आर्यभट्ट, वह जो है कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। दूसरा जो है भास्कर 1 7 जून 1979 को। भास्कर 2 जो है 20 नवंबर 1981 को भेजा गया था, ठीक है। तो पूरे के पूरे PDF को मैंने पढ़ करके आपको बताया है। एक बच्चा कह रहा था कि सर आप वर्तमान के समय में बहुत ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहे हैं, झरझर केवल बोल देते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम आपको बता दें, समझने और समझाने के लिए आपको केवल और केवल पुस्तक का सहारा लेना है। दिन भर ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जो बच्चा ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ेगा अपने भविष्य को बर्बाद करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारी बातें शायद अभी आपको समझ में नहीं आ रही है। दिन भर आप यूट्यूब पर उंगलियां घिस रहे हैं, आप यूट्यूब पर जो है अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, अपनी हित की चीज़ें। यूट्यूब पर कोई आपको आपके हित की चीज़ें नहीं देगा। यूट्यूब पर हर एक व्यक्ति अपना दुकान चलाने का प्रयास करेगा। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को मैं आपके सामने अवगत कराता हूँ। आगे आपकी इच्छा, क्योंकि आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, आप जो चाहेंगे वह करेंगे, हमारे कहने पर कोई थोड़ी करेगा। लेकिन आपके हित की बातें बताते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे वही आपके लिए पर्याप्त होगा। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें वास्तव में आपने पहले पढ़ा होगा। केवल और केवल इसे जो है मैं रिवीजन के तौर पर आपको मतलब कि ये बनवाता हूँ, उसके बाद आपको PDF के तौर पर दे देता हूँ। एक बार आप 2 पे करके देख लीजिए, उसके बाद इस PDF को पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें एक ही बार में आपको जो है माइंड अप हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।